विजय दा को सबसे पहले धन्यवाद और टेकाम सर को धन्यवाद और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग सुनने को मतलब मेरे मतलब तैयार हुए कि मैं बोलूं और आप लोग सुन सके और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर को विजय दा को बोले कि सॉफ्टवेयर 15 साल में दिल्ली में था, काम किया, लेकिन उसको अभी छोड़ा नहीं हूँ मैं। और आज मैं मेरे को एक अच्छा मौका मिला कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, इसके लिए दोबारा से टेकाम सर और विजय दा को धन्यवाद बोलूंगा और उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा ताली बजा देंगे। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि 15 साल जॉब करने के बाद में दिल्ली में जब मैं वापस झारखंड आया, जब मैं उस समय झारखंड अलग हुआ था उस समय मैं दिल्ली में था 2000 में, और सभी ने मुझे बोला कि तुम्हारा जो हुलाला वाला, सब कोई आदिवासी को वैसे ही समझते हैं, हुलाला हुलाला वाला समझते हैं, लेकिन हम लोग शायद हैं क्या ऐसा नहीं, हुलाला तो नहीं है। तो सभी ने कहा कि तुम्हारा झारखंड का इतना रिच हो गया, वहाँ रिसोर्सेज है, कोयला खदान मैंगनीज ये सब कुछ है, तुम आप यहाँ रह करके क्या करोगे, तुम तो वहाँ जाओगे, तुम तो वहाँ का राजा हो करके। तो जब 10 साल बाद में वापस 2010 में जब मैं झारखंड आया तो मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया, रोड वैसे ही, परिस्थिति वैसे। इत्तेफाक से जब मैं पूरा झारखंड घूमने का मौका मिला तो कुछ बदलाव नजर नहीं आया। तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली में किसके लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ अपना पॉकेट के लिए, अपना बैंक बैलेंस के लिए। और मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे आने वाला जो पीढ़ी है, उनका क्या, जो मैं बाहर 15 साल बाहर में देखा वो मैं सिर्फ अपनी नहीं जी रहा था। और आज मैं एक शुरुआत किया कि कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास में मेरा जो मैंने गेन किया, जो मैंने अचीव किया, उसको मैं बांटूं, बजाय कि मैं जैसे मैं बी कीपिंग को शुरुआत किया तो मैं लखपति बन सकता था, करोड़पति बन सकता था, तो वो लालच मेरे अंदर में नहीं आया। जब मुझे गोवा में मुझे ये एहसास हुआ कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इधर के ये इतना मतलब कि जो वन है, वन उपज इतना बेहतरीन है, वो हनी जो बाहर जाता है उसका मैं शुरुआत किया और उसका इतना वैल्यू है। ठीक है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ आपके सामने में, ये रियल में। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि क्या आप लोग ब्रांड के बारे में जानते हैं? ब्रांड के बारे में अगर कोई जानते हैं तो हाथ उठाए। नहीं जानते? जानते हैं ना क्या होता है ब्रांड? सर, ब्रांड एक तरीके का लोगो होता है कि सर इनकी ब्रांड एक तरीके का लोगो होता है कि वो जिस पे भी लग जाए उसका बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है अपने आप में, वे कहेंगे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। आपको पता है ब्रांड के बारे में, क्या हमारा अपना कोई ब्रांड है क्या? अपना ब्रांड कोई है सिवाय वो आदिवासी लेवल के अलावे कोई ब्रांड है हमारा? हम तो आदिवासी बोल करके अपने आप में एक ब्रांड है ही, है ना? ठीक है, तो ब्रांड वो चीज है जैसे कि मैंने इसको शुरुआत किया और जब गोवा में जब मेरे को बुलाया गया कि आपका झारखंड का हनी, मेरे गोवा और मेरे एक बिजनेस पार्टनर हैं, उनको तुम्हारे हनी के बारे में पता है जिस पे काम कर रहे हो, वो हनी लेके आओ। तो आपने हनी का कितना फ्लेवर के बारे में सुना है? हनी किस तरह का होता है, कितना फ्लेवर होता है, उसका कलर किस तरह का होता है, जानते हैं क्या? आपने हनी कौन सा इस्तेमाल किया आज तक? 3 प्रकार। कौन कौन सा? काला और काला रंग का और हल्का गुलाबी रंग का और एक सफेद रंग का। जी, कौन कौन सा फ्लेवर? जैसे वो सरसों का है, अच्छा, वो सफेद भी हो जाता है और हल्का हल्का गुलाबी कलर भी होता है। अच्छा, गाढ़ा गाढ़ा। इसके बाद जो आम का रस होता है वो एकदम बिल्कुल काला होता है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। और कोई जानते हैं हनी के बारे में? भाई साहब के लिए एक बार ताली बजाइए, इनको मालूम। और किन्हीं को अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। हनी का वैरायटी कितना होता है? बचपन से हम दावा खा रहे हैं ना, इसीलिए। तो
मेरे लिए वो चौंकाने वाला था जब मैं यहाँ से सरसों और सरगुजा, सरगुजा सुने हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाला सरगुजा नहीं, एक फसल भी होता है सरगुजा, फूल होता है। तो वो 2 फ्लेवर का हनी मैं गोवा लेके गया और गोवा में जो देखे कि 2 अलग अलग कलर का हनी है, तो वो लोग एकदम से सरप्राइज हो गए, बोले कि कहाँ का है? मैं बोला मेरे झारखंड का है। बोले झारखंड में तो लोहा कोयला यही सब होता है, तो झारखंड में क्या हनी होता है? बोला सर जंगल झारखंड में भी है, ठीक है, और जंगल ये जो हमारा करंज है फ्लेवर, जैसे करंज हनी सुने होंगे आप लोग, तो वो सब जो है वो कहाँ होता है? जंगल में होता है। सरसों सरगुजा कहाँ होता है? खेत में होता है। तो क्या मैं झारखंड में से आया था, क्या वहाँ खेत लोग नहीं करते? करते हैं, लेकिन हमने कभी उसको उस लेवल में उसको प्रमोट नहीं किया, उसको बाहर लेके नहीं गए, हम उसको बस अपने लोकल में इस्तेमाल करते हैं। और आज देखिए, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज ये एक ब्रांड बन चुका है, इसका मैंने शुरुआत किया, दूर से नहीं दिखेगा, कोशिश भी मत करिए। एंजल्स हनी बोल करके ये हनी को मैंने लॉन्च किया, और ये कोई रिटेल में नहीं है, ये मैं अपने नेटवर्क में ही शेयर करता हूँ। और जैसे बताया कि गोवा में जब मैं इस हनी को बॉटल को लेके गए, इसका पैकेजिंग कुछ और था, जो आपको वहाँ पे दिख रहा है, वो एक अलग तरह का पैकेजिंग था। उस पैकेजिंग पे मैंने वर्क किया। तो कोई भी ब्रांड उतारने से पहले उस पर बहुत सारा रिसर्च किया जाता है। अब ये आप इसको देख लेंगे, इसके ऊपर में जो ढक्कन है, ये पहले रेड कलर का होता है, फिर वो मैंने उसको चेंज किया, क्योंकि रेड कलर का जो बॉटल इस तरह का आता है वो ज्यादातर किसका आता है? आपका जैम का आता है, अचार का आता है, लेकिन हनी का बॉटल में कभी इस तरह का मतलब कि अलग अलग कलर के बॉटल्स का ढक्कन होता है, लेकिन दिमाग में बसा हुआ है कि रेड कलर मतलब अचार या वो जैम का होगा, उसका होगा, ठीक है। तो रिसर्च करने के बाद मैं धीरे धीरे करते करते इसका बॉटलिंग जब पे वर्क किया, और जब मैं गोवा जब इसको जब लेके गया था, तो उन्होंने कहा वाह वाह, इसको बड़ा पता है, मुझे नहीं, एक ड्राइवर खोपड़ी, उस खोपड़ी को जो हम लोग क्या बोलते थे कि ये लोग काम नहीं कर सकते, इनका दिमाग नहीं है, ठीक है, ये गर्व की बात है। ये मेरा अपना खुद का नहीं, ये जब मैं सब लोगों से अपने गांव में खूंटी जिला को, खूंटी को जब सबको बोलते थे कि नक्सली क्षेत्र में बोलते थे, और मैं उस नक्सली क्षेत्र में मैं जब गया, वहां पर काम किया, 3 दिन 2 दिन, महीना भर, हफ्ता भर रुकता था, बहुत सारी चीजों की स्टडी किया। जैसे आपका ये हो गया आपका मड़वा पे भी उस लेवल पे काम नहीं होता। मड़वा का अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप मड़वा को क्या बनाते थे, आप बताइए क्या बनाते हैं? मड़वा को ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं? रोटी ओके, छिलका रोटी उससे ज्यादा हम नहीं सोचते, ठीक है। वही विजय का बता रहे थे कि जो मैं रिसर्च करके फिर उसको जब मैं थोड़ा स्टडी किया, तो पता चला कि मड़वा का हम खेती करते हैं, वो भी सिर्फ अपने लिए कुछ इस्तेमाल करने तक के लिए, लेकिन हम उसको कमर्शियल वे में नहीं करते। तो मैंने उसको शुरुआत किया वहां पर कि लोगों को कमर्शियल फार्मिंग के लिए एनकरेज किया कि इसको करिए, लेकिन अभी तक नहीं समझ में आया। अभी मैं पिछले 2 साल से इसके पीछे लगा हुआ। जैसे दादा बता रहे थे कि ढेकी कुटा चावल की बात, कभी आपने सोचा कि इसको हम ब्रांड करके इसका जो हमारा सही मार्केट है वहां पहुंचाएं? आपको पता है कि ढेकी चावल का क्या कीमत? रेड राइस, उसका अगर बोलते हैं इंग्लिश में तो रेड राइस बोलेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ढेकी बोलेंगे तो उसका वैल्यू वहीं का वहीं रहता है, वो 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन रेड राइस बोलेंगे और अच्छा सा पैकेजिंग कर देंगे तो वो 300 रुपए में बिक्री होगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए, आप कभी मॉल में जाकर के रेड राइस को डब्बा को देखिए, उसका पैकेजिंग को देखिए, उसका कीमत क्या है, और फिर उसके बाद में अपने गांव में आकर के, देहात में आकर के उठा के देखिए उसका कीमत क्या है। वहाँ 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, और जब उसका सही है, उसका जो मॉल में देखिएगा उसका कीमत क्या है। तो यही चीज है ब्रांड। एक्चुअली चीज अंदर जो है ना वो सेम है, लेकिन उसका पैकेजिंग, उसका ब्रांडिंग, वो सब मायने रखता है, और लेवल। तो यही चीज है कि मैं जब इस पे वर्क करने लगा तो मुझे लगा कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, क्योंकि इस हनी को उन्होंने कहा कि ये इसको हम लोग कतर लेके जाते हैं, कतर सऊदी में, गल्फ कंट्री में। तो आपको पता होगा कि गल्फ कंट्री में प्योर हनी का क्या रेट है, आप बता सकते हैं?
कोई आइडिया? यहाँ पे क्या कीमत है अंदाजा से? 400 रुपये। ठीक है, एक केजी का, हाँ? लेकिन यही चीज प्योर है, एकदम रॉ हनी, जो हम उसको बी बॉक्स से निकाल करके लेके आते हैं, उसमें कोई मिक्सिंग, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, हमारे बीच में शायद एक बच्ची जो फैशन डिजाइनर है, क्या नाम आपका? आप बॉम्बे में रहते हैं, आपको पता होगा ऑर्गेनिक हनी का? हाँ, सर रॉ जो भी ओरिजिनल जो भी रहेगा उसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा रहता है। अंदाजन कितने का? एक केजी आई थिंक सर इट्स 800 टू समथिंग होगा, 1500 2000 ऐसे है। लाइक उससे ज्यादा ही होगा। साउथ में जाइएगा, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग है। तो सऊदी में थैंक्स, तो सऊदी में सेम हनी का कीमत 5000 3500 ऐसे कीमत है। और अगर हम सैफरन जो केसर का हनी होता है, अगर उसका हम लेके जाते हैं, क्योंकि केसर का तो वो आपका कश्मीर नहीं होता, वो तो है, तो जैसा फूल वैसा हनी, उसका गाढ़ापन, उसका कलर सब वेरी करता है, उसके हिसाब से उसका कीमत है। क्या आप सोच सकते हैं कि 10,000 तक भी हनी मिल सकता है? तो हम क्यों नहीं कि अपने जो हमारे अगल बगल में मतलब पॉसिबल चीजें हैं, हम उस पर वर्क करें। हमारे लोग सब जानते हैं कि हमारे खेत खलियान में, हमारे जंगलों में क्या चीज उपलब्ध है, हम उसको ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसका पैकेजिंग कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, उस पर स्टडी करके वो ट्रेनिंग को हम लोग देंगे कि किस किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो इसी तरह से जब कतर जा सकता है ये हनी, तो उस पर हम लोग क्यों नहीं काम करें, और हम क्यों किसी के अंडर में काम करें? क्या अब हमको क्या वो सरकारी नौकरी मिलेगा? रिजर्वेशन तो खत्म हो गया, तब हम क्या करेंगे? कि हम आपने या हम सभी ने कभी सोचा कि अगर हमारे पास जॉब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? क्यों बताइए, हम क्या करेंगे फिर? खेती करेंगे तो यही तक सोचते हैं, खेती ही करेंगे ना, तो हम एडवांस खेती क्यों नहीं करें? एडवांस फार्मिंग क्यों नहीं करें? जब हम इतने छोटे से एरिया में हम 20-25 हजार रुपए से ऊपर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या चीज हो सकता है? मशरूम के बारे में जानते होंगे, वो जो जंगलों में होता है वो मशरूम नहीं, वो ऐसा मशरूम के बारे में सुने हैं? बंस जी एक मिनट, जरा सा मैं आपको भेजा था ना, तो थोड़ा सा खोल दीजिए। वो अच्छा मुझे पता ही नहीं है। अच्छा चलिए, मैं मशरूम के बारे में बाद में, पहले ये देखिए कि इस तरह का पैकेजिंग होता है, और जो हम compete करना चाहते हैं, हराना नहीं चाहते, compete करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते, बस उनका हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं। क्वालिटी सबसे बड़ा बात है, क्वालिटी। हम क्वालिटी अगर मेंटेन करते हैं ना, तो कीमत कहीं नहीं है, कीमत तो हमेशा बेहतर ही मिलेगा। क्वालिटी अगर हमारा अच्छा है, अभी किसी ब्रांड के बारे में नहीं बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज बाजार में क्या सही हनी मिलता है? क्या प्योर हनी का है? मोटा तो मोटा ही रह जा रहा है, वो खा खा करके वो पतला हो ही नहीं रहा है। क्या मिला के रोने के? सही बोल रहे हैं। लोग इसका वैल्यू का नहीं मालूम है, जो रॉ हनी है उसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन वो मेडिसिन खाने को तैयार अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो उस प्योर चीज को नहीं अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहना है कि जब हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके। और जैसे टेकाम सर, विजय बाबू ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे जो मौका मिला यहाँ आने के लिए, कि मैं आया था सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, और उन्होंने मुझे फंसा दिया, फिर वही कि जंगल में घुसो। मेरी मम्मी खुश थी कि चलो सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए जा रहे, कब तक आप ऑफिस में तो बैठे, लेकिन फिर पता चला कि वही जंगल और खेत में घुस रहा हूँ। तो देखिए, मेरा मकसद ये है आप लोगों के बीच में इन सब बातों को रखने का कि हम अपना समय को ना गवाएं, और हमारे पास जो इर्द गिर्द में जो है उसको हम प्रोडक्शन की साइड में लेके आए, और हम जो आदिवासी हैं वो धीरे धीरे बिजनेस के तरफ में मूव करें, ना कि हम 8 घंटे की ड्यूटी के पीछे पड़े।
क्योंकि अगर हम 8 घंटा की ड्यूटी करेंगे तो जाहिर सी बात है जो जॉब कर रहे हैं उसको प्लीज उसको बुरा मत मानिए, 60 इयर्स के बाद हम रिटायर कर देंगे और हम फिर वही चीज ना करके बन जाएंगे, वो होगा पेंशन पे। हम डिपेंडेंट हो गए उस पेंशन पे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट है, जीना चाहते हैं। जो आर्थिक आजादी यही है कि हम इंडिपेंडेंट हों, हम स्किल्ड हैं, हमारे पास वो सारे टैलेंट हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, विजय दा बताया कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, मेरा टीम डेवलप करता है, मैं 15 साल वहां पे, लेकिन आपको मैं बताऊंगा असलियत, मैं 3rd डिवीजन इंसान हूँ, मैट्रिक 3rd डिवीजन, +2 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, ठीक है। जो मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में भी जो मल्टीमीडिया कोर्स किया उसमें भी 3rd डिवीजन, ऊपर वाला को कुछ और मत मिलता, लेकिन मैं चलते चला, मैं 1st डिवीजन के लिए 2nd डिवीजन के लिए इंतजार नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ये चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमको रोकने के लिए, हमारी क्षमता को जानते हैं, इसलिए हम रोकते हैं। जो विजय दा जैसे बताया ना कि हमारे मेंटली हमको कर दिया गया कि हम सीमित हैं, उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। आगे बस सीमित है, उसका दिमाग सीमित है, लेकिन अगर आप चारों तरफ खोल करके देखिएगा हम असीमित हैं। हमारे पास जैसे हमारे कुछ बेनिफिशियरीज हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और बोलते हैं कि अरे 5,000 10,000 नहीं दे सकते। तो पिछले साल से मैं शुरुआत किया, दोनों बकरी बेच दो, कीमत तो आ जाएगी। ट्रेनिंग के लिए पैसा लगा, तो अगर बदलना है तो लगा दो, नहीं तो फिर वही जिंदगी चल सकती है। आज ये कोरोना काल में मैं बोलता हूँ कि अगर आदिवासी आज भी अगर नहीं संभला तो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आज सब कुछ बंद हो गया, खेत खलियान बंद नहीं हुआ। क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, और खाना भोजन कहां से आता है? खेत से आता है। क्या पूंजीपति वो फसल तैयार करते हैं? क्या नहीं करते। वो इजराइल एडवांस हो चुका है। इजराइल का ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए मेरे बचपन में लोगों की यार वो गया इजराइल में ट्रेनिंग लेकर के आया, लेकिन आज भी वही तो वो पारंपरिक खेती ही कर रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट पैसा नहीं मिल रहा है। वो जो टेक्नोलॉजी मिलना चाहिए सपोर्ट, वो जो खेत में जो हाई इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर है, वो देना नहीं चाहते। तो मेरा फ्रेंड भाई बोलता है कि यार बेकार हुआ 3-4 महीना मैं वहां जाकर के इजराइल में जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आया, पहले तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए हम ऐसा ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा कि हमारे पास में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जैसे आज हम टेकाम सर के बुलावे से हम लोग आए और हम चाहते हैं कि जो झारखंड में शुरुआत किया है उस ग्रुप में वो अलग अलग स्टेट में भी बढ़े। हमारे ट्राइबल्स को जाने कि हम अपनी खेती बाड़ी से और अपना टैलेंट जो हमारे अंदर है उससे आज एक हमारे बीच में, जैसे कल हमें पता चला कि एक फैशन डिजाइनर करके, मैं तो खुशी से उछल गया कि आदिवासी भी फैशन डिजाइनर हो सकता है और है, और उनकी तारीफ इसीलिए उनके मम्मी पापा ने उनको सपोर्ट किया। हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम अपने छोटों को, वो उनके पास जो गुण है ना, इच्छा जो है ना कि आगे बढ़ने का, उनका कुछ सोच अलग होता है, उनको सपोर्ट करें। आज जैसे मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मैं चलते रहा अपने रास्ते पे। दिल्ली से जब छोड़ करके यहाँ झारखंड आया, झारखंड में आईटी नहीं है। जब 2010 में आया, शायद मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में भी उस हिसाब से आईटी नहीं होगा, मीन्स था, क्योंकि हम लोग मीन जैसे ऑफिस है। तो देखिए, मेरे लिए रास्ता ब्लॉक था, मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। मेरे घर परिवार वाले जो भी है ना, सब देख रहे हैं मेरे को ऑनलाइन, तो सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, और सभी का सोच से मैं अलग हट करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एनजीओ को खड़ा किया। मेरे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं 1 साल तक 3 साल तक मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब था। मेरा बैंक अकाउंट, मैं बैंकरप्ट हो चुका था, खाली हो चुका था, और मैं दोबारा से वो जिंदगी की शुरुआत किया कि बाहर निकलना, लोगों से मिलना, परिचय करना, अपने लोगों से मिलने का पहले कोशिश किया। और उन्हीं लोगों का, जैसे आप लोग हैं ना, शायद जब आप लोग जुड़ेंगे तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, आपसे मैं सीखूंगा। और यही जो है ना, एक दूसरे का नॉलेज शेयरिंग,
ज्ञान को बांटना, सीखना। तो इससे मैं आज इस मतलब कि स्टेज में खड़ा पूरी तरह से नहीं खड़ा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को 100% नहीं बोल सकते। हमको चलते रहना है और हमको सब को समेटते रहना है। तो यही चीज है जो आज हुआ। मैं उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप सभी का भी साथ चाहिए। जैसे आज मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं टेकाम सर ने जब बुलाया मुझे, विजयदा ने बोला कि चलो होगा, तो मैं बोला कि नहीं चलो, मौका तो वहां भी मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा मौका मिल जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्या आप मेरे को बताइए कि क्या कौन क्या होता है, बताइए तो। चिपकाने का काम होता है। हाँ क्या? हाँ पेड़ ना, उसका कौन से क्या करते हैं हम? चिपकाने का काम करते हैं। चिपकाने